अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह डेवलप हुई, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी जो है मॉडर्नाइज किया गया। अब स्टेटस ऑफ वायरसेस क्या है, वायरसेस को क्यों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने नहीं कैटेगराइज किया, वो हम अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वायरसेस आर दी बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कह रहे हैं कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उन पर पाए जाते हैं या उनमें कैटेगराइज होते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कैरेक्टर्स भी हैं कि वो रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। इसके अलावा जो है उनमें नॉन लिविंग थिंग्स की तरह भी रिजेम्बलेंस है या नॉन लिविंग थिंग भी है वो एक तरह से। क्यों? क्योंकि वो अगर अपने होस्ट सेल के बाहर हों या उनकी बॉडी जो है या वायरसेस जो हैं वो इंटैक्ट में ना हों अपने होस्ट सेल से, तो वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, यानी ना वो फूड कंज्यूम करते हैं, ना वो सांस लेते हैं, ना वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी वो जो हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाते बल्कि नॉन लिविंग थिंग बन जाते हैं। इसी वजह से वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉर्डर लाइन पे कंट्रीब्यूट करते हैं। दे आर ए सेल्यूलर। अब वो कह रहे हैं कि वायरसेस जो हैं वो ए सेल्यूलर हैं। लिविंग या लाइफ की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हम बात करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल की बात करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, सेल थ्योरी जो है वो भी यही कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर पाए जाते हैं, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वन और मोर सेल, यानी वो एक से ज़्यादा या एक सेल पर उनकी लाइफ बेस करती है। वो एक सेल या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं या उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उनका बिल्डिंग यूनिट जो है वो सेल होता है। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस ए सेल्यूलर होते हैं। ए मीन्स एब्सेंट, यानी उनमें सेल्स नहीं होते, उनमें सेल्स पाए नहीं जाते। अब जिसके अंदर सेल ही नहीं है, वो सेल से कंपोज ही नहीं हुआ, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह कैटेगराइज हो सकता है या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह कह सकते हैं। दे डू नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की कोई चीज़ नहीं होती, उनमें सेल्स पाए नहीं जाते, तो ऑफ कोर्स सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन उनमें मौजूद नहीं है, बल्कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो हेड और टेल पर बेस करता है। प्रोटीन कोड जो है वो उनमें मौजूद होती है और प्रोटीन कोड के अंदर जो है उनका डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, यानी जेनेटिक मटीरियल उनका जो है न्यूक्लियर एनवेलप में एनक्लोज होता है। वायरसेस शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह भी कोई कैरेक्टर्स शो करते हैं, तभी उन्हें हम बॉर्डर लाइन पे कहते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे, यानी कुछ रिजेम्बलेंस जो है वायरसेस जो है वो कुछ रिजेंबल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से और कुछ रिजेंबल करता है नॉन लिविंग से। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें डीएनए मौजूद होता है, डीएनए, क्रोमोसोम्स, आरएनए, जो भी आप कह लें इसको। यही वजह है कि वायरसेस को हम कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, यानी वायरसेस के अंदर भी डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, यानी उनका भी जेनेटिक मटीरियल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए तो वायरसेस कंटेन ईदर आरएनए और डीएनए। यही बात मैंने बताई है आपको पहले ही कि आरएनए या डीएनए उनमें मौजूद होता है। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस्ड ओनली इन लिविंग सेल्स। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि उनको एक होस्ट चाहिए होता है, एक लिविंग बॉडी चाहिए होती है जिसके अंदर वायरसेस जो है वो इंजेक्ट करें अपने आप को, इन्वेड करें अपने आप को, अपना डीएनए मटीरियल जो है उस लिविंग होस्ट सेल में इंसर्ट करें और उसके बाद फूड और शेल्टर जो है वो होस्ट उसे उस वायरस को प्रोवाइड करता है। यानी वायरसेस खुद नॉन लिविंग होते हैं अगर वो आउटसाइड द होस्ट सेल हो, और अगर वो होस्ट सेल के अंदर है तो वो लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग एक्ट करते हैं। प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स आर ऑल्सो ए सेल्यूलर पार्टिकल्स। They are not considered as organisms and thus are not included in the 5 kingdom classification system. वो यहाँ पे बात कर रहे हैं वायरसेस की। वायरसेस को ऑर्गेनिजम्स नहीं समझा जाता इसी वजह से कि वो जो हैं उनमें सेल्स नहीं पाए जाते, ना वो यूकैरियोट्स हैं, ना वो प्रोकैरियोट्स हैं, ना वो यूनिसेल्यूलर हैं, ना वो मल्टी सेल्यूलर हैं। तो जब उनमें सेल पाया नहीं जाता, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पाई नहीं जाती और वो इनएक्टिव होते हैं आउटसाइड द होस्ट सेल, तो वायरसेस को हम कैटेगराइज
नहीं करते इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, बल्कि वायरसेस को हम कहते हैं कि दे आर ऑन दी बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है? बाइनोमियल का मतलब है दो, और बाय का मतलब है दो, और नोमियल का मतलब है नाम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो साइंटिफिक मेथड है जिससे हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी नेमिंग जो होती है साइंटिफिकली वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से होती है। एज द वर्ड बाइनोमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। बाइनोमियल का मतलब ही दो हैं, तो इसका मतलब है जो भी साइंटिफिक नेम हम उस स्पीशी को देंगे वो स्पीशी का जो नेम होगा वो 2 वर्ड से कंप्राइज हुआ होगा, यानी उसमें 2 वर्ड्स होंगे। द फर्स्ट इज जेनस नेम, यानी जो पहला नाम होगा उस ऑर्गेनिज्म का वो जेनस पे बेस करता होगा, उसके जेनरा पे बेस करता होगा, और सेकंड नेम जो हम देंगे दैट वुड बी देयर स्पीशी, यानी वो किस स्पीशी से, वो ऑर्गेनिज्म किस स्पीशी से बिलोंग करता है वो सेकंड में आएगा। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बुनियाद किसने डाली? Swedish biologist Carolus Linnaeus first introduced and adopted the system of binomial nomenclature. His system spread rapidly and became popular, and many of his names are in used today. वो ये कह रहे हैं कि स्वेडिश बायोलॉजिस्ट जो था कैरोलस, उसने ये इंट्रोड्यूस कराया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और आज भी उसके दिए हुए नाम जो हैं वो साइंटिफिकली जर्नल्स में यूज़ हो रहे हैं। बात करते हैं इसकी रूल्स की कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किस रूल्स को फॉलो करके या किन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी स्पीशी को नेम दे सकते हैं। अब सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड व्हाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स आर, यानी कुछ ऐसे रूल्स जो मेन रूल्स हैं और यूनिवर्सली यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए, यूज़ करने के लिए, वो हैं साइंटिफिक नेम्स आर यूजली प्रिंटेड इन इटैलिक सच एज होमस पेन्स। यहाँ पे अगर आप अपनी स्क्रीन में देखें तो इटैलिक में लिखा हुआ है, यानी अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो नाम लिख रहे हैं उस स्पीशी का, उस इंडिविजुअल का, उस ऑर्गेनिज्म का, तो फिर हम जो हैं वो अगर प्रिंट करवा रहे हैं इटैलिक में प्रिंट करवाएंगे, यानी इटैलिक उसकी राइटिंग होगी। लेकिन अगर वो हम हैंड में रिटन लिख रहे हैं यानी हाथों से लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम उसे अंडरलाइन करेंगे, जिस तरह आप लोग यूजली अंडरलाइन करते हैं। द फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नेम जो है, जो जेनरिक नेम होता है, वो ऑलवेज इन कैपिटल, मतलब जो पहला वर्ड हम लिखते हैं, जो पहला नेम है दैट इज जेनरिक नेम, और जेनरिक नेम का पहला वर्ड और जेनरिक नेम का पहला लेटर जो है वो होता है कैपिटलाइज फॉर्म में। इसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे और उसके बाद सेकंड नेम जो लिखा जाएगा जो कि स्पीशी नेम होता है वो भी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। उसके बाद द साइंटिफिक नेम्स इज जनरली रिटन इन फुल, यानी अगर हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं साइंटिफिक नेम, कोई भी नाम आप ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने दी है एस्करेशिया कोलाई जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट टाइम अगर हम उसको लिख रहे हैं तो पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे दैट इज एस्करेशिया कोलाई। लेकिन अगर हम वही वर्ड, वही मतलब उसका जो नेम है साइंटिफिक नेम वापस यूटिलाइज करेंगे या वापस यूज़ करेंगे तो हम उसका फुल फॉर्म नहीं बल्कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वो ये है कि जो पहला उसका वर्ड है यानी जो जेनरा नेम है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी एस्करेशिया है तो ई हो जाएगा, और उसके बाद डॉट कोलाई लिखेंगे, और कोलाई जो लिखेंगे जो कि जेनरिक, और कोलाई जो लिखेंगे जो कि स्पीशी नेम है वो हम कैपिटलाइज नहीं बल्कि वो भी स्मॉल में ही लिखेंगे। ये तो बात की हमने रूल्स की, वो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। लेकिन अगर आपको पिछला लेक्चर अपना याद हो तो हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स पर, ह्यूमन बींग्स का क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे, बायोडाइवर्सिटी खतरे में कितनी है, कितनी इन डेंजर है, बायोडाइवर्सिटी पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है हमारा, अभी हम अपने नेक्स्ट जो है फर्दर टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले जो है आप लोग के दिमाग में आई होगी बात कि साइंटिफिकली हम ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों यूज़ करते हैं, मतलब साइंस में साइंटिफिकली नेम या साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें
तो होता ये है कि कॉमन नेम्स जो हैं उनकी कोई साइंटिफिक ओरिजिन नहीं होती। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, वो है अनियन। अनियन को उर्दू में हम प्याज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही रीजन्स में कहीं वसल कहलाया जाता है, कहीं बैसल कहलाया जाता है। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो अनियन के बहुत से नाम हैं, लेकिन अगर हम साइंस में देखें तो उसका नाम है एलियम सेपा। यानी अगर किसी भी रीजन में हम चले जाएं, किसी भी रीजन के बायोलॉजिस्ट से पूछे कि एलियम सेपा क्या है, तो उसको समझ आएगा, उसको पता होगा कि ये नाम जो है अनियन का है। उसके अलावा जो है जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं उनकी जो है साइंटिफिक ओरिजिन होती है, साइंटिफिक जो है उसका कोई पर्पस होता है देने का, और कॉमन नेम्स का जो है वो साइंटिफिक बेस नहीं होती। अगर बात करें साइंटिफिक बेस की तो एग्जांपल इसकी हम देखते हैं कि जेलीफिश है या स्टारफिश है। फिश जो है वो वर्टिब्रेट है, उसमें फिन्स हैं, उसमें गिल्स हैं, लेकिन स्टारफिश पर ये बात बिल्कुल सपोर्ट नहीं होती। यानी स्टारफिश जो है उसके जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी फ़िश की कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से जो है जो हम जो हैं कॉमन नेम्स जो हैं साइंस में यूज़ नहीं करते, क्योंकि साइंस जो है वो साइंटिफिक बेसिस की बुनियाद पर साइंटिफिकली जो है उनको नाम देती है, उनके ओरिजिन के हिसाब से, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, जो हमारे कॉमन नेम्स नहीं करती। उसके बाद कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने के लिए, यानी डिफरेंट साइंटिस्ट जब मिलके बैठे या डिफरेंट बायोलॉजिस्ट मिलके बैठे तो उनके पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर जो है टर्म यूज़ होती है। अगर ये टर्म पर्टिकुलर यूज़ ना हो, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस इसके ना हो, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ज़रिया है कि हम ऑर्गेनिजम्स को सही साइंटिफिक वे में उसके ओरिजिन्स के मुताबिक, उसके एवोल्यूशन के मुताबिक, उसके करेक्टर्स के मुताबिक जो है कैटेगराइज कर दें। बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पे अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर आप पहले ज़माने में जाएं तो पहले ज़माने में बायोडाइवर्सिटी इतनी अफेक्ट नहीं होती थी। इसलिए नहीं होती थी क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कम थी। जूं जूं तरक्की हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो है हमारी ह्यूमन नीड्स जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। ह्यूमन नीड्स में हज़ारों चीज़ें हैं, चाहे वो फूड हो, फूड सप्लीमेंट्स हो, फूड क्रॉप्स वगैरह की बात हो, या मीट यानी फूड आइटम ही है, वो फूड सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स है, उसकी बात हो, या पे फर्नीचर की बात हो, या इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल की बात हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें मिलती हैं बायोडाइवर्सिटी से। जूं जूं ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में आती जा रही है। यानी बायोडाइवर्सिटी का जो ख़त्म होना है, बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्टर्ब होना है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी जो है एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखती है। जूं जूं ये बायोडाइवर्सिटी हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से या ह्यूमन नीड्स की वजह से जो है ख़त्म होती जा रही है, वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इकोसिस्टम और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरी स्पीशीज़ इस अर्थ पर पाई जाती हैं, उनका इकोसिस्टम, उसका हैबिटाट लॉस होता जा रहा है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम पर या बायोडाइवर्सिटी पर हम ह्यूमन बीइंग्स का क्या इम्पैक्ट है। With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. Today, around 600 million people live on Earth. पहला पॉइंट वही है कि एडवांसमेंट होती जा रही है। आज दुनिया में 600 मिलियन लोग रहते हैं, यानी अब 600 मिलियन लोग हैं, उतनी ही ज़रूरियात होंगी, और इन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को ख़तरे में पड़ना ही पड़ना है। To improve the living conditions of 600 million humans, we are imposing serious threats to the survival of biodiversity. Loss of habitat, deforestation, overhunting, introduction or removal of species, pollution and climate changes are the major causes of species extinction. अब हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशी एक्सटेंट किस तरह होता है, यानी वो इस दुनिया से सिरे से ही किस तरह ख़त्म होता है। यानी जैसे कि डायनासोर्स की बात करें या जितनी भी स्पीशीज़ पहले पाई जाती थी वो अब क्यों नहीं है। बात ये होती है या तो हम
उनका हैबिटाट जो है, उनके रहने का जो इन्वायरमेंट है वो ख़त्म कर देते हैं। फॉरेस्ट में रहते हैं हम, जंगलात जो है ख़त्म कर देते हैं। फॉरेस्ट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनका जो नेचुरल उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, नेचुरल हैबिटाट नहीं मिलता, हैबिटाट लॉस होने की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, इंडेंजर हो जाते हैं। इसके बाद देखें तो ओवर हंटिंग होती है हमारे कुछ इलाकों में, कुछ रीजन्स में ओवर हंटिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से वो स्पीशी जिसको ओवर हंट किया जा रहा है, यानी उसका शिकार किया जा रहा है, जो इलीगल तरीके से हो या लीगल तरीके से हो, वो स्पीशी ख़तरे में होती है। या तो वो इंडेंजर्ड स्पीशी हो जाती है, ख़तरे में हो जाती है, यानी उस स्पीशी की, यानी उस ऑर्गेनिज्म की या उस स्पीशी की लाइफ जो है अब इस अर्थ पर या इस अर्थ पर उसका जो सर्वाइवल है अब इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है, और वो दिन ब दिन उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, वही जंगलात जब हम काट लेते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से या फर्नीचर्स बनाने की वजह से, बुक्स बनती हैं, पेपर यूज़ हो रहा होता है, ये सब कुछ फॉरेस्ट से बनता है। फॉरेस्ट से हमें मिलती है वुड मिलता है, हमें दूसरे मटेरियल्स मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिल रही होती है, ड्रग्स मिल रहे होते हैं हमें, ड्रग्स में यानी मेडिसिन जो हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करती हैं वो हमें इन फॉरेस्ट से ही मिलता है। इसके अलावा लैंड हमें चाहिए होता है, जूँ जूँ ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें रहने के लिए जगह यानी शेल्टर भी चाहिए होता है। उस शेल्टर को पाने के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिफॉरेस्टेशन का हुक्म भी दे देती है। इसके अलावा देखा जाए तो स्पीशीज़, एक स्पीशी है वो दूसरी स्पीशी को जो है अगर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा रही है या हमें नुकसान पहुंचा रही है वो स्पीशी, वो ऑर्गेनिज्म, तो हम उसे सिरे से ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या उसका ओवर हंटिंग शुरू कर देते हैं या उस स्पीशी को उस जगह से, उस नेचुरल हैबिटाट से अलहदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंडेंजर स्पीशी हो जाती है या एक्सटेंट हो जाती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है बहुत से स्पीशीज़ ऐसे हैं जो अब इंडेंजर्ड स्पीशी हैं। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल्स के थ्रू कि इंडेंजर्ड स्पीशी कैसे होते हैं या हम किस तरीके से जो है इन स्पीशी को इंडेंजर्ड स्पीशी बना देते हैं या एक्सटेंट एनिमल्स या एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। पहला है स्टार फिश या सी फिश। सी फिश जो है वो म्यूजल्स ईट करते हैं। अगर हम किसी तरीके से सी फिश को ओशन से निकाल दें, सी फिश को किसी भी रीजन से, किसी भी ओशन से ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, म्यूजल्स जो सी फिश खाती है वो बढ़ती जाएगी, म्यूजल्स की तादाद बढ़ेगी, तो इन दी एंड म्यूजल्स जो हैं उनका जो है प्रे है वो है छोटे छोटे एनिमल्स या छोटी छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे और इन दी एंड वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो म्यूजल्स खा रहे हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे, यानी वो इंडेंजर्ड स्पीशी हो जाएंगे या एक्सटेंट स्पीशी हो जाएंगे। इसके बाद बात करें यूकलिप्टस प्लांट की। यूकलिप्टस प्लांट जो है ये इंपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है इंपोर्ट करने की ये अब तक तो नहीं पता, लेकिन अगर यूकलिप्टस प्लांट को देखा जाए तो ये हमारी वाटर सप्लाई, जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करता है, और इसके अलावा जहाँ पर भी यूकलिप्टस प्लांट लगाया जाता है उसकी सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं या हर्ब्स होती हैं, यूकलिप्टस प्लांट उनको ग्रो करने नहीं देता, यानी उनकी सराउंडिंग्स में प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते, और इसके अलावा अंडरग्राउंड या अंडर वाटर जो है वो डिस्टर्ब भी होता है, यानी वो सारे वाटर को डिस्टर्ब करता है नीचे के। उसके अलावा बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन या ओवर हंटिंग की। डिफॉरेस्टेशन आपको पहले से ही मालूम है कि फॉरेस्ट को जब हम अपनी ज़रूरियात की वजह से काटना शुरू करते हैं, ख़त्म करना शुरू करते हैं, चाहे वो लैंड की सूरत में हो, हमें बिल्डिंग्स बनानी हो, या डिफॉरेस्टेशन हम इसलिए कर रहे हो कि हमें जो है फॉरेस्ट के मटीरियल चाहिए, इंडस्ट्रियल मटीरियल चाहिए, या हम जो है ह्यूमन कोई भी नीड को पूरी करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करवा रहे हो। डिफॉरेस्टेशन बहुत बहुत ज़्यादा खतरे की बात होती है, इंडेंजर्ड स्पीशी भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इसके अलावा फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होती हैं, ये ट्रीज़ प्लांट जो हैं ये काम करती हैं पॉल्यूशन जो है उसको ख़त्म करने में, यानी एटमॉस्फेयर को साफ करने में इनका रोल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से ही मिलती है, यानी प्लांट्स जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आ रहा होता है, ऑक्सीजन मिल रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर को। और
अगर ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले ली जाती है, इसका मतलब है हमारा एटमॉस्फेयर या हमारी जो एयर है वो आलूदा नहीं बल्कि साफ होती जा रही है। और अगर हम बात करें ओवर हंटिंग की, तो इलीगल और लीगली अगर हम किसी भी जानवर को, किसी भी स्पीशी को हंट करना शुरू कर दें, उसका शिकार करना शुरू कर दें, तो इन दी एंड उसके जो स्पीशीज़ हैं, उसकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म होना शुरू कर देती हैं, वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पाती। उसके बाद बात करते हैं कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन के अभी मेन कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी इससे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डीफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट फॉर डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वोट एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। वही बात है कि अगर एग्रीकल्चर के लिए या वुड हमें चाहिए हो या हमें डेवलपमेंट चाहिए हो अपनी, यानी अर्बन डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्री कायम करनी हो, फ्लैट्स बनाने हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, तो हम ये डीफॉरेस्टेशन करवाते हैं। इसके अलावा डीफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, यानी फॉरेस्ट की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन्ड है, वो स्टेबल्ड है, और हमारा वाटर सप्लाई जो है या अंडरग्राउंड वाटर जो है वो मेंटेन है। डीफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वाटर सप्लाई जो है अंडरग्राउंड वो डिस्टर्ब होता है सॉइल में। इसके अलावा डीफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर यानी हमारी जो एयर है वो जो है डिस्टर्ब्ड होती है। Deforestation contributes to decrease transpiration which lessens cloud formation. This ultimately reduces the sources of rain. एक और वजह जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वो ये है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती। ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स जो है हमारे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और बारिश जो नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो है हमें कहत आने का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि फॉरेस्ट और क्या काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर, थस कंट्रीब्यूटिंग टू द बायोस्फीयर। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसको साफ करने में, हवा को साफ करने में जो है ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को देते हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारी ब्यूटी भी है। फॉरेस्ट जो है एक कंट्री की ब्यूटी भी है, उसके अलावा टूरिस्ट जो है उनकी अट्रैक्शन का बाइस भी है। These important aspects of forest are also harmed due to forestation. ये दो एस्पेक्ट्स जो मैंने बताया कि टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है फॉरेस्ट करती है, लेकिन डीफॉरेस्टेशन की वजह से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो कि डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में कनोपी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये कनोपी फॉरेस्ट जो हैं वो अब हर साल 1% जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी वो बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ की वो डिक्रीज़ हो रही है और वो इंडेंजर्ड है। इसके अलावा ओवर हंटिंग की बात करें तो ओवर हंटिंग जो है पाकिस्तान में आम हो रही है, लीगली भी हो रही है और इलीगली भी ओवर हंटिंग हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं वो एनिमल स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले है लाइन, फिर सेकंड है टाइगर, फिर एशियाटिक चीता, फिर इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस, स्वैम्प डियर, ब्लैक डक एंड हंगुल। ये वो जानवर हैं या वो स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या रोल अपनाया है या क्या किया है कंजर्वेशन में कि वो बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। यहाँ पे अगर आप अपनी डायग्राम देखें तो यहाँ पे सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो इंडस डॉल्फिन को लेकर जा रहा है ताकि वो उसे रिलीज़ कर सके, कहाँ पे, इंडस रिवर में। उसके अलावा जो है ये हुबारो बस्टर्ड है और मार्कोपोलो शीप है। ये तीन चीज़ें जो अभी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और इनको बचाने के लिए हमारी हुकूमत सरगर्दां हैं। इसके बाद बात करें WWF की, तो WWF के मुताबिक अभी हमारी इंडस रिवर में 600 एनिमल्स यानी 600 डॉल्फिन्स मौजूद हैं, यानी ये डॉल्फिन इंडेंजर्ड स्पीशी में आती है। इंडस रिवर में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो कम से कम होती जा रही हैं।
क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी पोल्यूशन की वजह से या और भी बहुत सारी वजूहात है जिनकी वजह से ये इंडस रिवर में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं। उसके बाद बात करते हैं मार्को पोलो शीप की। यहाँ पे अपनी स्लाइड में देखें लिखा है मार्को पोलो शीप्स आर मोस्टली फाउंड इन दी खुंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरियाज, यानी खुंजराब नेशनल पार्क और नियर बाय एरियाज में ये मार्को पोलो शीप्स पाई जाती हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटाट जो है वो लॉस होते जा रहा है। WWF पाकिस्तान जो है उन्होंने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं ताकि इस मार्को पोलो शीप को जो है बचा सकें, एक्सटिंक्ट एनिमल ना होने दें, इंडेंजर्ड स्पीशी को बचा के इसकी तादाद बढ़ाई जाए। फिर हमारे पास आता है हबारो बस्टर्ड। हबारो बस्टर्ड जो है वो एक बर्ड है का नाम है। ये बर्ड्स जो हैं वो विंटर सीजन में आती हैं फॉरेन कंट्रीज से हमारे एरिया में। द बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन from former Soviet territories and settle in चोलिस्तान and थर्ड डेजर्ट, यानी ये चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट में सेटल होती हैं। ये जो है एक्सटेंट एनिमल होती जा रही हैं, यानी ये इंडेंजर्ड स्पीशी हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि फॉरेनर्स जो हैं ओवर हंट करते हैं इस एनिमल को। इसके अलावा नेचुरल जो हैबिटाट है इनका, जो नेचुरल इनका कुदरती इन्वायरमेंट है जिसमें ये रहती हैं, वो इन्वायरमेंट इनको वहाँ नहीं मिल पा रहा। इसीलिए विंटर के दौरान ये हमारे हुबारा बस्टर्स जो हैं विंटर सीजन में पाकिस्तान में आती हैं और थर डेजर्ट या चोलिस्तान में अपना सर्वाइवल कायम करती हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमने अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करना है। यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने जो है स्टेटस ऑफ वायरसेस पढ़ा। स्टेटस ऑफ वायरसेस के बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा कि किस तरह साइंस में साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। उसके बारे में हमारा यानी ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, क्या कॉजेज़ हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी पे, वो पढ़े। उसके अलावा पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या काम हो रहा है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से हैं, इंडेंजर्ड एनिमल या स्पीशीज़ कौन से हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।